हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम लोग क्लास 11 बायो का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, और आज बच्चों हम इसके एनसीईआरटी अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर को जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन पर। बच्चों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्गीकरण की पद्धतियों में समय के साथ आए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि ये जो वर्गीकरण की पद्धतियां हैं, वर्गीकरण की ये जो पद्धतियां हैं बेटा, इसमें समय के साथ क्या क्या परिवर्तन आए हैं उसकी हमें व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले बच्चों आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो वर्गीकरण पद्धति है आखिर ये है क्या, वर्गीकरण पद्धति का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम वर्गीकरण पद्धति की परिभाषा नोट करेंगे। वर्गीकरण की पद्धति का मतलब होता है बेटा जीवों को उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों और उप समूहों में व्यवस्थित करना। तो बच्चों यदि हम जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर, कौन कौन से, उनके लक्षणों के समानता और असमानता के आधार पर, तो लक्षणों में आप बेटा क्या लोगे, समानता और असमानता। तो जीवों को उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में और उप समूहों में, तो अलग अलग समूहों और अलग अलग उप समूहों में व्यवस्थित करना बच्चों क्या कहलाएगा, वर्गीकरण पद्धति। सो बेटा इसे हम क्या बोलेंगे, वर्गीकरण पद्धति। तो बेटा यहां से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करिएगा। जीवों को उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों और उप समूहों में व्यवस्थित करना। तो बच्चों यदि हम जीवों को उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों और उप समूहों में व्यवस्थित करते हैं तो इस प्रक्रिया को ही बच्चों वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। तो सब लोग बेटा सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति की परिभाषा नोट करिएगा। सबसे पहले बच्चों ये पहला आपका आंसर रहेगा आज का। तो इसमें सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति की परिभाषा नोट करिएगा बेटा। प्रारंभिक जो वर्गीकरण पद्धति थी बेटा वो कृत्रिम थी। शुरुआत में क्या था, जो वर्गीकरण पद्धति थी बच्चों वह कृत्रिम थी, लेकिन उसके बाद बच्चों जो है आपका वर्गीकरण जो पद्धतियां हैं इसको हम 3 भागों में पढ़ रहे हैं। तो वर्तमान समय में बेटा जो वर्गीकरण पद्धति है उसमें हम कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति पढ़ते हैं, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति पढ़ते हैं और जाति वृत्ति वर्गीकरण पद्धति पढ़ते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा भी चुका है, बट इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे बेटा, ये आपका जो प्रश्न है। वर्गीकरण पद्धति में कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति, दूसरा बेटा प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति और तीसरा प्यारे बच्चों जाति वृत्ति वर्गीकरण पद्धति। अब बच्चों सबसे पहले बात आती है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति क्या है। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति में इस प्रकार के वर्गीकरण में वर्धी लक्षणों या पुमंग के आधार पर पुष्पी पौधों का वर्गीकरण किया गया है। कैरोलस लिनियस ने पुमंग के आधार पर वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, परंतु कृत्रिम लक्षणों के आधार पर किए गए वर्गीकरण में जिन पौधों के समान लक्षण थे उन्हें अलग अलग तथा जिनके लक्षण असमान थे उन्हें एक ही समूह में रख दिया गया था। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति किसने प्रस्तुत किया था। कृत्रिम वर्गीकरण बेटा ये जो पद्धति है उसे कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति को बच्चों किसने प्रस्तुत किया था, जल्दी से बताइएगा फटाफट। कैरोलस लिनियस ने। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति को बच्चों किसने प्रस्तुत किया था, कैरोलस लिनियस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नीट में भी आ सकता है और आपके स्कूल में भी आ सकता है बेटा,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कैरोलस लिनियस ने इसे प्रस्तुत किया था, इसे कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था, ठीक है बेटा। अगला चीज आता है बेटा जो कैरोलस लिनियस ने, सो कैरोलस लिनियस ने पूमंग के आधार पर, किसके आधार पर बच्चों? पूमंग के आधार पर, कैरोलस लिनियस ने पूमंग के आधार पर, ठीक है, ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके आधार पर कैरोलस लिनियस ने इसे प्रस्तुत किया था? सो कैरोलस लिनियस ने इसे प्रस्तुत किया था बेटा, और किसके आधार पर? पूमंग के आधार पर, पूमंग के आधार पर। सो पूमंग के आधार पर बच्चों इसे प्रस्तुत किया गया था, किसके आधार पर? पूमंग के आधार पर। लेकिन बेटा इसमें कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी इसमें पहली कमी थी बेटा क्या, कि ये जो वर्गीकरण था इसमें अलग अलग लक्षणों को क्या रख दिया गया था बेटा? जो आपके अलग अलग लक्षण थे उनको एक साथ रख दिया गया था। और बच्चों जो आपके अलग अलग लक्षण थे, ठीक है, उनको एक साथ रख दिया गया, और जो समान लक्षण थे उनको अलग अलग रख दिया गया। तो इसमें कमियां क्या थी बेटा? इसमें समान लक्षण, पौधों के समान लक्षण थे उन्हें अलग अलग रख दिया गया, और जिनके लक्षण असमान थे उन्हें एक ही साथ रख दिया गया। तो भैया इन्होंने क्या किया? इन्होंने बच्चों अलग अलग लक्षण है उसको क्या रख दिया? एक साथ रख दिया। लेकिन जो एक ही लक्षण था उसको अलग अलग रख दिया। तो इन्होंने बेटा कुछ इसमें ये कमियां आ गई थी। तो इस वजह से बच्चों हम ये जो आपका वर्गीकरण है ये आजकल प्रयोग नहीं होता है, इसमें ये कुछ कमियां थी। इसमें नोट कर लेना बेटा, इसकी कमियां क्या थी? इसकी कमियां बच्चों नोट करना। कमियां, पहली कमी बेटा इसमें क्या थी? पहली क्या सबसे इंपॉर्टेंट कमी क्या थी? अलग अलग लक्षणों को एक साथ रख दिया गया, और समान लक्षणों को अलग अलग रख दिया गया, और समान लक्षणों को बेटा अलग अलग रख दिया गया। तो ये बच्चों इनकी क्या थी? कमियां थी। नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये है, ठीक है। और इस वजह से बेटा ये जो कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति है, अब इसे हम लोग जो है आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो ये क्यों नहीं प्रयोग किया जा रहा है बेटा, ये भी जान लीजिएगा कि अलग अलग लक्षणों को एक साथ रख दिया गया था और समान लक्षणों को अलग अलग रख दिया गया था, इसलिए बेटा आजकल इसका उपयोग नहीं होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति की। प्राकृतिक वर्गीकरण जो पद्धति है बच्चों, इसमें क्या था कि पौधों के संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों को ध्यान में रख के वर्गीकरण किया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें पौधों के संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होगा? इसमें पौधों के संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, या वर्गीकरण किया गया है। नोट कर लीजिएगा, किया गया है।
सो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्गीकरण किया जाता है प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति में, इसमें पौधों के संपूर्ण प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा आपको यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो आवृत बीजियों का प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर आधारित वर्गीकरण जॉर्ज बेंथम और बेटा जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसे उन्होंने जेनेरा प्लांटेरम, कौन सी बेटा किताब है, जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक में प्रकाशित किया है। सो ये बच्चों आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो साइंटिस्ट का नाम बेटा जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, इन दोनों ने बेटा आवृत बीजियों का प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया हुआ है, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने, और इसे इन्होंने कौन सी किताब बेटा, जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। सो इस पॉइंट को भी बेटा इसको ऐड करिएगा, आप लोग इसको अलग से ऐड करिएगा। आवृत बीजियों का प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। किसने किया बेटा, तो जॉर्ज बेंथम और कौन है बेटा आपके, जोसेफ हुकर भी आप इन्हें कह सकते हो बेटा। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में आप इन्हें हुकर भी कह सकते हो, या अगर आप पूरा नाम लिखना चाहो तो जोसेफ डाल्टन हुकर भी लिख सकते हो, ठीक है। सो बच्चों आपके आवृत बीजियों का प्राकृतिक, ठीक है, आवृत बीजियों का बच्चों प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, किसके द्वारा बेटा, किसके द्वारा, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर द्वारा, ठीक है। और इन्होंने इसे प्रस्तुत किया था, इन्होंने इसे, नोट करिएगा बेटा, इन्होंने इसे प्रस्तुत किया था, नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रस्तुत किया था किसमें बच्चों, जल्दी बताइएगा फटाफट, फटाफट बेटा इसको नोट करिएगा। तो इसे इन्होंने बच्चों प्रस्तुत किया, कौन सी किताब थी बेटा, जेनेरा प्लांटेरम। सो जेनेरा प्लांटेरम में इसे इन्होंने प्रस्तुत किया था। सो नोट करिएगा, जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक में इसे इन्होंने प्रस्तुत किया था, पुस्तक में, ठीक है बेटा। इसकी इंग्लिश में नोट कर लेना, जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक, ठीक है। सो जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक में इसे इन्होंने प्रस्तुत किया था, नोट करिए बच्चों। तो ये भी पॉइंट आपका बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो सब लोग बेटा इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, क्लियर। चलो अब आते हैं बेटा तीसरे नंबर पर, जाति वृत्ति वर्गीकरण पद्धति। तो जाति वृत्ति जो वर्गीकरण पद्धति है बेटा, इस प्रकार के वर्गीकरण में पौधों को उनके विकास और आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें बेटा पौधों के उनके विकास और आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ये भी बच्चों मैंने आपको पीछे पूरा क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के बेटा वर्गीकरण में पौधों को उनके विकास और आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो जाति वृत्ति वाले में बच्चों क्या होगा, फटाफट नोट करिए, इसमें पौधों को
उनके, इसमें पौधों को उनके इसमें पौधों को उनके, ठीक है, आनुवंशिकी और विकासशील। तो बेटा विकास और आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। सो पौधों के उनके विकास और आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर, पौधों को विकास और बेटा किसके आधार पर, आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर, वर्गीकरण किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये टॉपिक है, और यही डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है कि जाति वित्तीय वर्गीकरण पद्धति में पौधों को विकास और आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों इसमें यही है, विकास और आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर। तो नोट कर लीजिएगा बेटा। और इस प्रकार हमारा ये आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। और बच्चों अब हम आते हैं आंसर नंबर 2 पर। बेटा आपका सबसे पहले क्या कह रहा है ये प्रश्न? बेटा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित के बारे में आर्थिक दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण उपयोगों को लिखिए। परपोषी बैक्टीरिया और आद्य बैक्टीरिया का बेटा हमें 2 आर्थिक महत्व लिखना है। तो ये है हमारा एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 2। और अब हम बेटा जानेंगे इसका उत्तर। तो अब लिखेंगे बेटा हम लोग आंसर नंबर 2, उत्तर संख्या 2। उत्तर संख्या 2 मतलब हम उत्तर संख्या 2, ठीक है, और उत्तर संख्या 2 का मतलब बेटा आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? परपोषी बैक्टीरिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हेट्रोट्रॉपिक आपका बैक्टीरिया है और एक आपका बेटा आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया का बेटा आपको क्या बताना है? 2 आर्थिक महत्व। तो पहला बेटा आर्थिक महत्व सुनो परपोषी बैक्टीरिया का। इसका आर्थिक महत्व क्या है कि दूध से दही बनाने में और एंटीबायोटिक बनाने में, और इसके अलावा बेटा ये जो दलहनी पौधे होते हैं उनके जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। और जो बेटा आद्य बैक्टीरिया है इसका उपयोग गोबर गैस का निर्माण और बेटा क्या माइंस मतलब खानों में किया जाता है। तो बेटा ये जो हमारा आंसर नंबर 2 है, आंसर नंबर 2 क्या कह रहा है? हमें परपोषी बैक्टीरिया और परपोषी जीवाणु और आद्य जीवाणु मतलब आर्की बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व बताना है, वो भी 2-2। तो परपोषी जीवाणु का आर्थिक महत्व बेटा 2 आर्थिक महत्व, इसका नोट कर लीजिए। इसका हमें 2 आर्थिक महत्व बताना है। तो बेटा इसके हम 2 आर्थिक महत्व बताएंगे, जल्दी से फटाफट इसको सब लोग नोट करिएगा। पहला आर्थिक महत्व और दूसरा आर्थिक महत्व। पहला आर्थिक महत्व बेटा क्या हो जाएगा? दूध से दही बनाने में, दूध से दही बनाने में उपयोग होता है बेटा परपोषी बैक्टीरिया। और सेकेंड नंबर पर बच्चों एंटीबायोटिक के निर्माण में। एंटीबायोटिक जो बनता है बेटा वो भी आपका परपोषी जीवाणु से बनता है। तो इसका 2 बेटा आर्थिक महत्व नोट कर लीजिए परपोषी जीवाणु का। और अब बच्चों आद्य जीवाणु का 2 आर्थिक महत्व। तो आद्य जीवाणु का अब हम लोग जानते हैं बच्चों 2 आर्थिक महत्व, 2 आर्थिक महत्व अब हम इसका जानेंगे। तो पहला हो जाएगा बच्चों गोबर गैस, गोबर गैस के निर्माण में, और माइंस
फरमाइश होती है खानों में। तो बच्चों ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका आंसर नंबर 2 हो जाएगा। सब लोग बेटा ये 2 आर्थिक महत्व नोट कर लेना। मैंने आपको और ढेर सारे आर्थिक महत्व बनाए हैं, लेकिन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर? चलो अब आते हैं बेटा हम आंसर नंबर 3 पर। आंसर नंबर 3 कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है ये, सबसे पहले पढ़िए इसको। सो ये अब आंसर नंबर हम 3 बेटा लिखना शुरू करेंगे, तो पहले इसको प्रश्न को जान लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डायटम्स की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डायटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण होते हैं, और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बेटा डायटम की कोशिका भित्ति के बारे में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इसका बेटा करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सबसे पहले डायटम की कोशिका भित्ति का बेटा क्या लक्षण है। तो पहली बात तो डायटम की कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाती है, और इसकी कोशिका भित्ति बेटा 2 भागों में विभाजित होती है। ऊपर की जो भाग है उसे इपिथीका बोलते हैं, और नीचे को क्या बोलते हैं, हाइपोथीका। और ये दोनों साबुनदानी की तरह लगे होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है। और डायटम की कोशिका भित्ति एकत्र होकर क्या बनाती है बेटा, डायटोमेसियस मृदा या डायटोमेसियस अर्थ बनाती है। ये सब बच्चों मैंने आपको पढ़ा चुका है। तो सबसे पहले डायटम की कोशिका भित्ति में सिलिका पाई जाएगी, और बेटा इसकी कोशिका भित्ति 2 भागों में विभाजित होती है। ठीक है, सो बच्चों अब हम लिखेंगे आंसर नंबर 3, डायटम की कोशिका भित्ति के लक्षण। डायटम्स की कोशिका भित्ति के लक्षण, आंसर नंबर 2 के बाद मतलब 3। तो ये आ गया बेटा आंसर नंबर हमारा 3। तो हमें इसका लक्षण लिखना है। तो सबसे पहला बेटा इसमें सिलिका पाई जाती है। ये जो डायटम की कोशिका भित्ति है इसमें सिलिका पाई जाती है, पहला लक्षण हो गया। दूसरा, इसकी कोशिका भित्ति 2 भागों में विभाजित होती है। इसकी कोशिका भित्ति 2 भागों में विभाजित होती है, 2 भागों में विभाजित होती है। और तीसरा क्वेश्चन बच्चों, मतलब तीसरा इसमें पहले नोट करेंगे। और ऊपरी भाग को बेटा हम क्या बोलते हैं, जो ऊपरी भाग होगा, ठीक है, ऊपरी परत 2 भागों में डिवाइड होगी, और ऊपरी वाली को बेटा क्या बोलेंगे, ऊपरी भाग बेटा क्या कहलाता है, इपिथीका। और जो भीतरी भाग होगा, भीतरी भाग ये बच्चों क्या कहलाएगा, हाइपोथीका। हाइपोथीका। और इसकी जो बच्चों कोशिका भित्ति होगी, ठीक है, तो डायटम्स की मृत्यु के बाद इसकी जो कोशिका भित्ति होगी वो समुद्र के तलहटी में इकट्ठा होने लगती है। तो डायटम्स की मृत्यु के पश्चात, डायटम्स की मृत्यु के पश्चात इनकी कोशिका भित्ति, डायटम की मृत्यु के पश्चात ये समुद्र की सतह में, समुद्र की सतह में या समुद्र की सतह पर इकट्ठा होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। और कई वर्षों के बाद,
कई वर्षों के बाद इनकी कोशिका भित्ति से डायटोमेसियस मृदा या अर्थ बन जाती है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बच्चों पूरा, सो नोट करिएगा। और ये बच्चों हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा आंसर नंबर 3। तो सब लोग बेटा ये आंसर नंबर 3 नोट कर लीजिएगा। ऊपर की बेटा एपिथीका और नीचे की हाइपोथीका होगी और इससे बन जाएगा डायटोमेसियस मृदा। हो गया बेटा, सबने नोट कर लिया फटाफट। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3। सब लोग बेटा नोट कर लो इसको फटाफट जल्दी से। और आंसर नंबर 3 के बाद बच्चों अब हम आते हैं आंसर नंबर 4 पर। शैवाल पुष्पन मतलब एल्गल ब्लूम तथा लाल तरंगे क्या दर्शाती हैं? सो बेटा नोट करिएगा इसको। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एल्गल ब्लूम। सो बेटा शैवाल पुष्पन तथा लाल तरंगे क्या दर्शाती हैं? तो शैवालों को प्रदूषित जल में अत्यधिक वृद्धि, जो शैवाल है वो प्रदूषित जल में बहुत ज्यादा वृद्धि करते हैं, इसे बेटा बोलते हैं एल्गल ब्लूम। यह मुख्य रूप से नीले हरे शैवालों द्वारा होती है। डाइनोफ्लैजिलेट और गोनियोलिस के तीव्र गुणन से समुद्र का जल लाल होना क्या कहलाता है बेटा? ये कहलाता है आपका लाल तरंगे या रेड टाइड। तो ये भी बच्चों मैंने आपको लाल तरंगे और रेड टाइड पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। सो बच्चों शैवाल नोट करेंगे आंसर नंबर 4। सो आंसर नंबर 4 क्या कह रहा है? एल्गल ब्लूम शैवाल पुष्पन, हिंदी में बोलेंगे बच्चों इसे। और सेकेंड नंबर बोल रहा है बेटा लाल तरंगे मतलब रेड टाइड क्या है? रेड टाइड क्या है? तो बेटा होता क्या है, प्रदूषित जल में शैवाल जो होंगे वो प्रदूषित जल में बच्चों बहुत तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। ठीक है, सो प्रदूषित जल में शैवालों का तीव्र गति से वृद्धि करना, प्रदूषित जल में शैवालों का तीव्र गति से वृद्धि करना एल्गल ब्लूम कहलाता है। एल्गल ब्लूम, ठीक है बेटा, सब लोग नोट कर लेना। अत्यधिक तीव्र गति से वृद्धि करना एल्गल ब्लूम कहलाएगा। और यह मुख्यतः बेटा किसके द्वारा होता है? नीले हरे शैवाल के द्वारा होता है। तो यह मुख्यतः नीले हरे शैवाल के द्वारा होता है। तो बेटा ये भी नोट कर लेना, यह मुख्यतः नीले हरे शैवालों के द्वारा होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यह मुख्यतः नीले हरे शैवालों द्वारा होता है। शैवालों द्वारा होता है। और बच्चों इसके बाद आप इसको नोट करिएगा फटाफट। इसके बाद बेटा हमारा, ठीक है, अब आएगा लाल तरंगे। तो बेटा डाइनोफ्लैजिलेट जैसे गोनियोलिस के तीव्र गुणन से समुद्र का जल का लाल होना बच्चों क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रेड टाइड। तो बेटा नोट करिएगा, गोनियोलिस क्या है बेटा? डाइनोफ्लैजिलेट है। तो गोनियोलिस के तीव्र गुणन से समुद्र का जल लाल होना लाल तरंगे कहलाता है। लाल तरंगे कहलाता है। सो नोट करिएगा बच्चों, लाल तरंगे कहलाता। सो सब लोग बेटा उसको जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिएगा।
गोनियोलस के जो गोनियोलस है, जब वो बहुत तेजी के साथ समुद्र में अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। सो गोनियोलस में जब तीव्र गुणन होगा तो इससे समुद्र का जल लाल हो जाएगा और इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड। तो नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, चल। तो यहां से बच्चों आज हमारा 4 क्वेश्चन तक हो गया है और बाकी 5वें क्वेश्चन से हम इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करना शुरू करेंगे। और अब आते हैं बच्चों आज के डीपीपी पर। तो आज के डीपीपी में बच्चों हम लोग तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन बताइएगा, एल्गल ब्लूम की परिभाषा। एल्गल ब्लूम की परिभाषा। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, क्राइसोफाइट्स के उदाहरण। आज उदाहरण वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्राइसोफाइट्स के उदाहरण बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्पोरोजोन्स के उदाहरण। स्पोरोजोन्स के उदाहरण। एस्कोमाइसिटीज के उदाहरण और ज्यूटेरोमाइसिटीज के उदाहरण। ठीक है बच्चों, तो ये 5 क्वेश्चन आज के डीपीपी के आप लोग सॉल्व करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।